हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम और आप एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सब सोशल मीडिया और मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से ही हो पाया है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहने आई हूँ और यही बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 7वीं से 12वीं कक्षा तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है। इसका लाभ उठाइए। हर एक क्लास के वीडियो 7वीं से 12वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, बहुत ध्यानपूर्वक सभी वीडियोस देखिए और आपको बने रहना है हमारे साथ। आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सच में इस पाठ को पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गई थी और जिन्होंने ये पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए जरूर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी को बूढ़ा क्यों कहा गया है। आप इसको जूम कीजिए और देखिए इस इमेज को ध्यान से कि हमेशा हमने बड़े अच्छे से ग्लोब देखा है, पृथ्वी का मैप जो भी देखा है, क्या इस तरह से कभी आपने देखा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख? पृथ्वी को बूढ़ा कहा गया है, इसके पीछे क्या कारण है? लेखिका निर्मला पुतुल जी ने बहुत ही चुनिंदा टॉपिक या शीर्षक दिया है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। मैं बेटा फिर से आपसे कहती हूं कि पहला वाला वीडियो देखिए जिसमें व्याख्या की गई है। आप स्वयं जानेंगे कि पृथ्वी को बूढ़ा किस कारण कहा गया है। क्या पृथ्वी भी कभी बूढ़ी होती है? हमें तो यही लगता था कि जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हम ही लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी भी बूढ़ी हो रही है। उसके पीछे कारण है, ये सब कुछ आपको बताना है, क्योंकि यहां पर मैं लेकर आई हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको इस पाठ से अवगत भी कराएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। हिंदी में सामाजिक विज्ञान है, गणित है, विज्ञान है, सब कुछ है, क्योंकि भाषा है जो सभी विषय में रहती है। समझ में आया ना? बिना भाषा के ना तो गणित पढ़ाया जा सकता, ना विज्ञान, ना सामाजिक विज्ञान, ना अंग्रेजी। अंग्रेजी तो स्वयं एक भाषा है, ठीक है? तो भाषा के माध्यम से हम हर एक से मिलते हैं, जुलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सपने भी भाषा में ही देखते हैं। तो निर्मला पुतुल जी ने पाठ का शीर्षक बूढ़ी पृथ्वी क्यों रखा, इसका भी एक प्रश्न अवश्य होगा इसमें। अच्छा देखिए, पहला ही प्रश्न है, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? यहां पर मैं आपसे आशा रखती हूं कि आप इन विकल्पों में से सही विकल्प जरूर चुन लेंगे। तो बेटा जल्दी से जल्दी सुनिए ध्यान से, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? पहला है उम्र ढल जाने के कारण। क्या पृथ्वी की उम्र ढल गई है? पहले वो बच्ची थी, शिशु थी, शिशु अवस्था में आई। देखो शिशु रहता है पहले बच्चा, शिशु मतलब 6 महीने तक, फिर वो बालक रहता है, फिर वो किशोर होता है, ठीक, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है और उसके बाद आती है बुढ़ापा, बूढ़ा होता है। बोलचाल की भाषा वाले सामान्य शब्द मैंने लिखे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं, है ना? शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और बूढ़ा। तो ये तो हुई मनुष्य की बात। अब यहां पर की गई है पृथ्वी की बात। पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा है? क्या उसकी भी उम्र ढल गई है? दूसरा है क्षीण होने के कारण। क्या पृथ्वी नष्ट हो रही है? या फिर तीसरा प्रदूषण के कारण। क्या प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी बूढ़ी हो गई है? क्यों कहा गया है पृथ्वी को बूढ़ा? या फिर चौथा प्रदूषण से आयु क्षीण होने के कारण। प्रदूषण अधिक बढ़ गया है, नदियां, पेड़,
पर्वत, वृक्ष, लताएं, हवा, भूमि, सब कुछ प्रदूषित होती जा रही है, होती जा रही, होती जा रही। और प्रदूषण करने वाला कौन है? बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ, महान मनुष्य, जिसको प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का ताज मिला है, जो राज करता है प्रकृति पर, और राज करते करते वो ये भूल गया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं भी प्रजा ही हूं। लेकिन उसको लगने लगा है, अर्थात हमें लगने लगा है, मानवों को ये लगने लगा है कि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार है। चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे हवा हो, चाहे नदियां हो, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, ये सब हमारे हैं। और इतना स्वार्थी हो गया कि वो इन सब को अपने स्वार्थ के चलते नष्ट कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, सड़कों का वन धड़ाधड़ वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहे हैं, नदियां नालों में परिवर्तित हो रही हैं। आखिर क्या होगा? पृथ्वी की आयु क्षीण होगी। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण के कारण पृथ्वी की आयु क्षीण या नष्ट होने के कारण ही पृथ्वी को बूढ़ी कहा है निर्मला पुतुल जी ने। सच में क्या तो उन्होंने पाठ लिखा है, और अब भी यदि हम जागृत नहीं हुए तो हम बुद्धिमान प्राणी कहलाने के लायक बचेंगे क्या? मेरे बच्चों, आप आने वाले भविष्य हो। समाज की और देश की और प्रकृति की रक्षा का जिम्मा आपके मजबूत कंधों पर है। हम भी करेंगे, और हम सबको मिलकर वृक्षारोपण करना होगा, साफ सफाई पर ध्यान रखना होगा। स्वच्छता अभियान चला, बहुत कुछ अंतर तो आया है, लेकिन हर एक के मन को जागृत करना होगा कि भैया अपने घर को साफ करके पड़ोसी के घर को तो गंदा मत करो। हमारे घर का कचरा हमने फेंक दिया बाहर, हमें क्या लगा हम सफाई से रह रहे हैं, इसको सफाई से रहना कहेंगे? हमें अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखना होगा। तो प्रदूषण से जो पृथ्वी की उम्र कम हो रही है ना, इसके लिए ही उन्होंने टाइटल दिया बूढ़ी पृथ्वी। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा है, नदियों के रोने का क्या कारण है? कविता में आई है कि नदियां रो रही हैं। हाँ, तो नदियां भी रोती हैं क्या? जो सबको जल देकर उसकी प्यास बुझाती हैं, क्या नदियां भी रो रही हैं? क्यों? और रोते कब हैं? जब दुख होता है। तो नदियों को क्या दुख है भाई? उन्हें क्या दुख होगा? वो तो बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, उनमें थोड़ी जान है। ये मनुष्य सोचता है, ये हम सोचते हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए, नदियां भी हमारे लिए, वृक्ष भी हमारे लिए, हवाएं भी हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए। हम सिर्फ ये सोचते हैं, लेकिन कभी हमें नदियों का, प्रकृति का दुख दिखाई दिया? नहीं दिया। नदियों के रोने का कारण है, पहला प्रदूषण, दूसरा उदासीनता, तीसरा अनावृष्टि, चौथा अतिवृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा, ठीक, और अतिवृष्टि का अर्थ होता है बाढ़। क्या नदियां प्रदूषण के कारण या बेचारी उदास हैं इसलिए? प्रदूषण तो आप समझते ही हैं। तो नदियों के रोने का क्या कारण है? वातावरण को गंदा करना या वातावरण को प्रदूषित करना, वातावरण का प्रदूषित होना, दूषित होना कह सकते हैं हम, ठीक है। अब बताइए, नदियां क्यों रो रही होंगी? वातावरण के दूषित होने के कारण, उदास होने के कारण, सूखे के कारण, या बाढ़ के कारण? अब सोच समझ कर बताना, ये मत सोचना कि बाढ़ के कारण, क्योंकि नदियां रो रही मतलब उनसे ज्यादा पानी छलक रहा है, मतलब आंसू छलक रहा है। कभी नहीं रोती हैं, खुश होती हैं वो। सूखा, अब जब नदियां सूखी गई हैं तो वो रोएंगी कैसे? तो बेटा, हर एक की जड़ है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण नदियां रो रही हैं। अब आता है अगला प्रश्न, पेड़ कटने और टूटने में क्या अंतर है? पेड़ कटना और टूटना।
पहला दिया है कुल्हाड़ी द्वारा काटा जाना, टूट कर गिरना। दूसरा दिया है हवा में गिरना और बारिश में उखड़ना। तीसरा टूट कर गिरना और झड़ना। चौथा सूखना और मुरझाना। कटने और टूटने में अंतर क्या होगा? काटा कैसे जाता है? या तो आरी से काटा जाता है या कुल्हाड़ी से काटा जाता है। आरी इस तरह का होता है, एक ऐसा जिससे लकड़ी काटी जाती है, ठीक है। और कुल्हाड़ी भी कुछ इस तरह की होती है, इनसे पेड़ या लकड़ियां काटी जाती हैं। तो कुल्हाड़ी द्वारा काटा जाना मतलब कटना, और टूटना मतलब अपने आप हवा में या तूफान में जब गिर जाते हैं तो वो टूटकर गिर जाते हैं, उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, अत्यधिक आंधी, तूफान, बाढ़ के भी जिम्मेदार हम ही हैं। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे हम मित्रवत व्यवहार ना करके शत्रुता भरा व्यवहार कर रहे हैं, और इसका दुष्परिणाम हमें अभी मिल रहा है। ऐसी भयंकर महामारी का इस बार हमने सामना किया जो ना कभी देखी थी, ना कभी सुनी थी, ना कभी सपने में भी सोचा था। जी, मैं कोविड-19 की ही बात कर रही हूं, कोरोना की बात कर रही हूं। कभी सोचा था कि व्यक्ति को व्यक्ति से खतरा होगा, छूने से कोई बीमारी फैल जाएगी? हाँ, वो संक्रमण रोग थे अलग अलग, लेकिन ऐसी कि इतनी खतरनाक, गुणात्मक तरीके से वृद्धि होना, बढ़ना, खतरनाक होना, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक प्रकोप है बेटा। संभलना होगा हमें समय रहते, अन्यथा हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब प्रकृति अपने भयंकर रूप में आएगी ना, तो हम ऐसे छोटे मोटे तिनकों की तरह उड़कर साफ हो जाएंगे। तो कुल्हाड़ी द्वारा काटा जाना और टूटकर गिरना। अगला है पहाड़ चीख रहे हैं। क्यों पहाड़ चीख रहे हैं? क्योंकि उन्हें खोदकर तोड़ा जा रहा है, या फिर उन्हें डायनामाइट से फोड़ा जा रहा है, या फिर हथौड़े से फोड़ा जा रहा है, या मशीन से काटा जा रहा है। आखिर पहाड़ क्यों चीख रहे हैं? क्यों चीख रहे हैं? चीखने का क्या कारण है? उन्हें खोदकर तोड़ा जा रहा है, उन्हें डायनामाइट से फोड़ा जा रहा है, हथौड़े से फोड़ा जा रहा है, मशीन से काटा जा रहा है। जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है ना, तो वो चीखते हैं, लेकिन उनकी चीख सुनने वाला भला कौन है? मनुष्य तो मनुष्य की चीख नहीं सुन रहा है, मनुष्य तो मनुष्य का शत्रु हो गया है। भला उसे पहाड़ों की चीख कैसे सुनाई देगी? तो पहाड़ भी चीखते हैं, उनकी चीत्कार किसी को सुनाई नहीं दे रही। अगला प्रश्न है, बूढ़ी पृथ्वी की रचनाकार कौन है? पहला सीताराम, दूसरा भवानी प्रसाद, तीसरा निर्मला पुतुल, चौथा निर्मला यादव। तो सीताराम, भवानी प्रसाद, निर्मला पुतुल या निर्मला यादव, दो निर्मला दी हैं बेटा। तो यहां पर हम दो, जो सीताराम है और भवानी प्रसाद, ये तो नहीं है बिल्कुल। अब बची निर्मला पुतुल और निर्मला यादव। दोनों निर्मला है, लेकिन एक है पुतुल, दूसरी है यादव। तो यादव नहीं है, निर्मला पुतुल ही बूढ़ी पृथ्वी का दुख के रचनाकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदियों के प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। मुख्य कारण पहला दिया है कूड़ा करकट डालना, नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। बहाओ भाई, सब कुछ नदियों में डाल जाओ, नदी तो है, बह जाएगा। उन पर क्या बीत रही है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। पशुओं का पानी पीना, पशुओं का नहलाना धुलाना, मवेशियों को नहलाना, शवों को प्रवाहित करना भी है बेटा। एक और आ सकता है यहां कि शवों को प्रवाहित करना, नदियों में प्रवाहित किया जाता है।
ये भी होता है। मवेशियों को नहलाना या फिर शवों को प्रवाहित करना, या फिर दिया है उपरोक्त सभी। तो मुख्य कारण क्या है, नदियां क्यों प्रदूषित हो रही हैं? बताओ क्या कारण हो सकता है? मुख्य कारण कूड़ा करकट, पशुओं का पानी पीना, मवेशियों को नहलाना, शवों को प्रवाहित करना या उपरोक्त सभी। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल उपरोक्त सभी सही होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ही तो होता है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है ना इनके कारण। तो उपरोक्त सभी ही बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वातावरण में विषैली गैसों के कारण कौन सा प्रदूषण फैलता है? वातावरण में विषैली गैस, चाहे वो मोटर बाइक्स की हो, चाहे फैक्ट्रीज की हो, बहुत सारी गैसें जो हैं, लैब्स जो रहते हैं उनकी। तो वातावरण में जो विषैली गैस रहती हैं उनके कारण कौन सा प्रदूषण फैलता है? पहला दिया है जल प्रदूषण, दूसरा दिया है वायु प्रदूषण, तीसरा दिया है भूमि प्रदूषण, और चौथा दिया है मृदा प्रदूषण। बताइए क्या होगा? जल, वायु, भूमि, मृदा। वातावरण, जल, वायु, भूमि, मृदा। वायु प्रदूषण, हाँ जी, क्योंकि आपने ये विज्ञान में भी पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ा होगा कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ये जो चिमनियाँ लगी रहती हैं या गैसेस जो होती हैं वो हवा में मिक्स हो जाती हैं, फिर ट्रैफिक इतना है, व्हीकल्स इतने हैं कि धड़ाधड़ ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, और जो मनुष्य है वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख रहा है। प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? प्रदूषण रोकने के उपाय? पहला दिया है वातावरण को साफ रखना होगा, दूसरा वृक्षारोपण करना होगा, तीसरा उद्योग बंद करने होंगे, मानवीय क्रियाकलाप रोकना होगा। तो वातावरण को साफ कैसे रखा जा सकता है? जब अधिक से अधिक पेड़ होंगे। तो पता है, जब अधिक से अधिक पेड़ होंगे तो भूमि प्रदूषण भी रुकेगा, जल प्रदूषण भी रुकेगा, वायु प्रदूषण भी रुकेगा, क्योंकि वृक्ष कहते हैं ना सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे भूमि प्रदूषण, वृक्ष भूमि के कसाव को रोकते हैं, तो जो जल प्रदूषण हो जाता है या नदियों का जल जो ठहर जाता है, वृक्ष कटाव वातावरण को शुद्ध रखते हैं, प्राणवायु देते हैं। ठीक है, तो जहां वृक्ष होंगे, अधिक से अधिक वृक्ष हम लगाएंगे तो सब कुछ बहुत सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वृक्षारोपण हो सकता है। चलो अगला, वृक्ष हमें खाली स्थान दिया है, देते हैं। ओहो, तो वृक्ष हमें देते हैं प्राणवायु। प्राणवायु को आपने O2 सुना होगा, ऑक्सीजन, है ना, सुना है ना। ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु, फल फूल, छाया और उपरोक्त सभी। बताइए वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? प्राणवायु तो बिल्कुल देते ही हैं। हाँ, क्या हम वैक्यूम एयर टाइट डब्बे में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। सांस लेना वृक्षों पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं। हमें वृक्षारोपण करना होगा। प्राणवायु भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सब कुछ हमें वृक्षों से मिलता है, फिर भी हम उनके दुश्मन बने हुए हैं। हमें उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और करना ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति पर किसका अधिकार है? बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। अब देखते हैं किसका अधिकार है। मनुष्य का। ओ हो, मनुष्य तो खुश हो गया, यस,
जैसे मोगेम्बो खुश हुआ था ना, वैसे मनुष्य खुश हो गया। क्या प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार है या वनस्पति का या पशुओं का या फिर संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण संसार का? बताइए, प्रकृति पर किसका अधिकार है? समझता कौन है अधिकार? मनुष्य समझता है कि संपूर्ण प्रकृति मेरी है। ये जल, थल, नदियां, पहाड़, पशु, पक्षी, सब कुछ, क्योंकि पक्षियों का वो शिकार करता है, पशुओं का शिकार करता है, वृक्षों का शिकार ही करना हुआ, वृक्षों को काटता है। लेकिन जब उसकी अक्ल का ताला खुलेगा शायद तब बहुत देर हो जाएगी, तो हमें जागना होगा अभी, क्योंकि प्रकृति पर संपूर्ण जगत का अधिकार है, किसी एक का नहीं। हमें ये समझना होगा, हमें जन जागृति के कार्यक्रम करने होंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करने होंगे, हमारे आसपास के वातावरण में हमें जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी, ताकि हम जानते तो बहुत कुछ है, मानते बहुत कम है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप वनस्पति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक अच्छे और सभ्य नागरिक बनकर सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे, अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देती हूं मैं। और साथ ही साथ कहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कक्षा 7वीं से 12वीं तक। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रकृति का साथ दीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।